मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बीए थर्ड के विद्यार्थियों के लिए और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए और एमए फाइनल के उन विद्यार्थियों के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट रखते हैं, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम अरस्तू के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम अरस्तू के आदर्श राज्य पर चर्चा करेंगे। और एक प्रश्न ये भी आता है परीक्षा में कि क्या अरस्तू का आदर्श राज्य प्लेटो का उपादर्श राज्य है? तो ये एक शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। हमने पूर्व की कक्षाओं में प्लेटो के विचारों का अध्ययन किया और उसमें हमने देखा कि प्लेटो रिपब्लिक में दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और उस दार्शनिक राजा की यथार्थ में क्रियान्विति प्लेटो अपने जीवन काल में नहीं देख पाता है, यानी वो व्यवहार के धरातल पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। तो वो लाज में अपने कुछ विचार रिपब्लिक के विचारों से अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो उनके जो शिष्य अरस्तु हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अरस्तु ने प्लेटो के लाज से प्रेरणा ग्रहण किया और अपने आदर्श राज्य का एक सुंदर और व्यापक चित्र प्रस्तुत किया। हमने प्लेटो को पढ़ते हुए देखा था कि प्लेटो रिपब्लिक में जो प्रतिपादित आदर्श राज्य है वो एक दार्शनिक राजा उसमें राज्य करता है, जिसकी शक्ति पे कोई प्रतिबंध नहीं है और जिसे जन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इस आदर्श राज्य को व्यवहार के धरातल पर एग्जीक्यूट न होता देख प्लेटो लाज में अपने विचार अंकित करता है, अर्थात उपादर्श राज्य में वो दार्शनिक शासन के स्थान पर कानून के शासन की प्रतिष्ठा करने की चेष्टा की है। ये अलग बात है कि ऐसा करते वक्त भी उनके मन मस्तिष्क में रिपब्लिक का जो आदर्श राज्य था वो ही छाया रहता है। अब ये श्रेय उनके महान शिष्य अरस्तू को है, जो उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में न केवल कानून को उसके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया, वरन राज्य के वास्तविक प्रशासन में अनुभव, रीति रिवाज, जनमत के महत्व को स्वीकार किया है। और अरस्तू ने प्लेटो के जो उपादर्श राज्य सब आइडियल स्टेट को विधिवत रूप से आदर्श के रूप में एक प्रस्तुत किया है। तो उस आदर्श राज्य का जो अरस्तू ने चित्र खींचा है उसके कुछ आधार हैं, जिसमें है जनसंख्या, भूभाग, नागरिक जन, संपत्ति, शिक्षा और कानून। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि अरस्तू अपने आदर्श राज्य में किस बात का ज़्यादा जोर देता है। तो उसमें हम देखते हैं, पहला है जनसंख्या। राज्य का सर्वप्रथम और प्रधान तत्व मानव प्राणी है। अरस्तू राज्य की जनसंख्या के विषय में ये कहते हैं कि वह न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही थोड़ी होनी चाहिए। यदि किसी राज्य की जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उसमें शांति व्यवस्था कायम नहीं रखी जा सकती और नागरिकों में कानून प्रियता की भावना विकसित नहीं हो सकती। अधिक बड़े राज्यों का सबसे बड़ा दोष या डिमेरिट ये होता है कि उसमें वह सावयवी एकता नहीं हो सकती जो कि उसको एक राज तत्व का वास्तविक चरित्र प्रदान करती है। इसके विपरीत यदि राज्य अत्यंत छोटा होगा
तो वह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता और बाह्य शत्रुओं से अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। इस प्रकार अरस्तु जनसंख्या का उल्लेख करते हुए न केवल उसके आकार का विवेचन करते हैं बल्कि उससे बढ़कर वह उसके गुण चरित्र पर बल देते हैं। और एक स्थान पर अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य की महानता का आधार प्रजा की जनसंख्या नहीं बल्कि उसका मानदंड उसकी क्षमता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु के आदर्श राज्य में जनसंख्या के बारे में अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य न तो बड़ा होना चाहिए न बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरा, इस आकार के साथ साथ वो उनके गुण चरित्र पर बल देते हैं। एक और आधार है भूभाग। अब राज्य के भूभाग या प्रदेश का आकार इतना बड़ा तो होना चाहिए कि जिससे वहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए एक सुखी जीवन के लिए अपेक्षित जो जीवन उपयोगी सामग्रियां हैं वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उत्पन्न हो सकें। अर्थात राज्य का भूभाग ऐसा होना चाहिए कि जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकें, उनका सर्वेक्षण किया जा सके, उनकी रक्षा की जा सके और जो जल थल दोनों मार्गों से मिला हुआ हो। प्रदेश की जलवायु न तो बहुत अधिक शीतल होनी चाहिए और न ही बहुत उष्ण होनी चाहिए। तो ये अरस्तु भूभाग के बारे में कहते हैं कि ऐसा भूभाग होना चाहिए जहाँ सबकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। अब है नागरिक जन, या ये कहें कि कैसे नागरिक उसमें होने चाहिए। तो उसमें अरस्तु अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि राज्य का जो चरित्र है वो नागरिकों के चरित्र पर निर्भर करता है और एक आदर्श राज्य के नागरिकों का एक विशिष्ट प्रकार का चरित्र होना चाहिए। उनमें यूरोपीय जातियों का ओज और एशियाई जातियों की दार्शनिक बुद्धि का सम्मिश्रण होना चाहिए। और इस प्रकार का सम्मिश्रण अरस्तु यूनानी जाति में देखता था, क्योंकि यूनान यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। इसका तात्पर्य ये हुआ, इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि अरस्तु की कल्पना के आदर्श राज्य की स्थापना केवल यूनान में हो सकती है और इसने अरस्तु के आदर्श राज्य के सिद्धांत को संकीर्ण बना दिया है। आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं कि इसमें अरस्तु का जातीय अभिमान और पक्षपात स्पष्ट रूप से झलकता है। अगला प्रमुख आधार है उनका संपत्ति। अरस्तु आदर्श राज्य के नागरिकों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति अत्यंत आवश्यक समझता है, क्योंकि संपत्ति के बिना उसके सद्गुणों को प्रस्फुटित नहीं किया जा सकता। संपत्ति की वजह से ही वो सार्वजनिक कार्यों में भाग ले सकते हैं, क्योंकि संपत्ति के बिना उन्हें अपेक्षित अवकाश नहीं मिल सकता। परंतु संपत्ति का अत्यधिक संग्रह के वो खिलाफ है और न्यायोचित वितरण पर बल देता है। तो उसमें अरस्तु ने जो संपत्ति विषयक जो मॉडल प्रस्तुत किया है उसमें 3 विकल्प हैं। पहला, भू संपत्ति जो है व्यक्तिगत हो किंतु उसका उपयोग सामूहिक हो, सब लोग उसका समान रूप से उपयोग कर सकें। दूसरा विकल्प है संपत्ति सामूहिक हो पर उसका उपयोग व्यक्तिगत हो। और तीसरा है संपत्ति सामूहिक हो और उसका उपयोग भी सामूहिक हो। अब अरस्तु जो है प्रथम विकल्प के पक्ष में है कि संपत्ति व्यक्तिगत हो लेकिन उसका उपयोग जो है वो सामूहिक होना। अर्थात अरस्तु के अनुसार संपत्ति का जो स्वामित्व है जो व्यक्तिगत हाथों में होना चाहिए, किंतु संपत्तिशाली लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए।
और उसने इस बात पर भी बल दिया है कि धनिकों को अपने उद्यान, वाटिकाएं, चित्रशालाएं ये सभी लोगों के लिए खुली रखनी चाहिए। कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को और गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से तुलना की है, जिसके अनुसार प्रत्येक धनी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का जो प्रयोग है वो अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद संपूर्ण समाज के हित में उसको करना चाहिए। लेकिन ये साम्य जो है ऊपरी दृष्टि से ही दिखाई देता है, गहराई से इनमें आधारभूत अंतर हैं। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट है कि अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति की आवश्यकता को तो स्वीकार करता है, लेकिन उसके दोषों से वह परिचित नहीं है। वह केवल उसी संपत्ति को श्रेष्ठ कर समझता है जिसके उत्पादन में प्रकृति का योगदान है, जैसे खेती के द्वारा उत्पन्न होने वाला धन। जिस संपत्ति के अर्जन में प्रकृति का कोई योग नहीं रहता, जो संपत्ति के ही द्वारा अर्जित की जाती है, वह उसका घोर विरोध करता है, क्योंकि यह दूसरे प्रकार की संपत्ति मनुष्य को दुराचार की ओर प्रवृत्त करती है। इसके अतिरिक्त वह इस बात पर भी बल देता है कि संपत्ति के वितरण में बहुत अधिक विषमता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि अत्यधिक आर्थिक विषमता क्रांति का प्रधान कारण मानता है अरस्तु। तो आर्थिक विषमताओं को अधिक न बढ़ने देने के लिए वह व्यवस्था करता है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक धन संचय नहीं करना चाहिए। इतनी ही संपत्ति हो कि उसके पास परिवार के भरण पोषण, आतिथ्य सत्कार और सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो आवश्यक हो। तो ये उनके संपत्ति के बारे में खास विचार है। एक है शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में अरस्तु अपने आदर्श राज्य के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करता है, और अपने गुरु प्लेटो की भांति वह शिक्षा को राज्य का मुख्य आधार मानता है। शिक्षा के द्वारा ही नागरिकों के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। तो वो इसके लिए एक अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, और उसकी शिक्षा के उद्देश्य हैं विवेक का विकास हो, उत्तम नागरिक सर्वांगीण विकास हो सके। तो यदि हम शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं देखें अरस्तु के, तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, सार्वजनिक शिक्षा की बात करता है, और शिक्षा संविधान के अनुरूप हो, राज्य के नियंत्रित हो, नैतिक शिक्षा की वो बात करता है। और शिक्षा के वो विविध सोपान प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 3 भागों में हम बांट सकते हैं, गर्भावस्था से लेकर के 7 वर्ष तक, और 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, और 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की शिक्षा योजना वो हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो ये उनके शिक्षा के संबंध विचार हैं। कानून अगला है। अरस्तु के आदर्श राज्य में कानून का शासन होगा, व्यक्तियों का नहीं, अर्थात उसमें संविधान सर्वोपरि होगा, और शासकगण कानून की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे। जैसा कि फोस्टर ने लिखा है, उसी सिद्धांत के अनुसार यदि कुछ व्यक्तियों का शासन करना अधिक श्रेष्ठकर मान भी लिया जाए, तो भी उसको केवल कानून के संरक्षक और क्रियान्वित करने वाला ही बनाया जाना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्लेटो के रिपब्लिक में अंकित अपने आदर्श राज्य में कानून का सर्वथा बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि वहाँ दार्शनिक शासकों की निर्लिप्त बुद्धि, निरपेक्ष बुद्धि के ऊपर कोई बंधन नहीं लगाना चाहता था। हाँ, लाज में प्लेटो कानून की आवश्यकता को स्वीकार करता है, परंतु वह उसकी मानव दुर्बलता के साथ रियायती है। किंतु अरस्तु की बात जहाँ तक हो, तो अरस्तु कानून का महत्व निरपेक्ष रूप से स्वीकार करता है, और उसका विश्वास है कि शासक कितना भी बुद्धिमान, विवेकशील, सदाचारी, गुणवान क्यों ना हो, फिर भी उसको कानून के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ये उनके खास विचार हैं, जिसको हम सेवाइन के शब्दों में उद्धृत कर सकते हैं। सेवाइन ने लिखा है कि अरस्तु का आदर्श सदैव ही संवैधानिक शासन रहा है, निरंकुश राज्य नहीं, चाहे वो दार्शनिक राजा का निरंकुश राज्य ही क्यों ना हो। अरस्तु आरंभ से लेकर ही इस विचार का प्रतिपादन करता है कि एक श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु कानून ही होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। और ये विचार उनका आधुनिक समय में भी बहुत ही प्रासंगिक विचार है।
तो यहाँ हम देखते हैं कि अरस्तु ने जो आदर्श राज्य प्रस्तुत किया है उसमें प्लेटो की भांति उसने कल्पना की ऊंची उड़ानें नहीं भरी। वो अपने पैर जो है मजबूती से यथार्थता के धरातल पर जमाए रखता है और उसने एक समुचित शिक्षा पद्धति की आवश्यकता, कानून की सर्वोच्चता पर बल देकर गहरी राजनीतिक अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है। लेकिन यहाँ ये भी स्पष्ट है कि अरस्तु के आदर्श राज्य में दास प्रथा बनी रहेगी, शिल्पियों और कृषकों को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा। उसने स्त्रियों को घर की चारदीवारी में ही सीमित कर दिया, सार्वजनिक जीवन में कोई भाग नहीं मिलेगा। ये व्यवस्थाएं अरस्तु के यथार्थवाद की परिचायक तो हैं, लेकिन आधुनिक समय में इनको प्रगतिशील विचार नहीं माना जाता और इनको आज के ज़माने में उनको आलोचना की जाती है। तो क्या अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्या अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो का उपादर्श राज्य है? तो अपने आदर्श राज्य की रचना करने में अरस्तु अपने गुरु प्लेटो से बहुत अधिक प्रभावित है। जैसा कि सेबाइन ने लिखा है कि अरस्तु का राजनीतिक आदर्शों का सिद्धांत उस भूमि के ऊपर आधारित है जो कि स्पष्ट है प्लेटो के साथ अपने संसर्ग से प्राप्त की थी, और यह प्रयास का परिणाम है जो कि उसने स्टेट्समैन और लाज में प्रतिपादित सिद्धांत के मुख्य तत्वों को ऐसे परिवर्तनों के साथ जो उस सिद्धांत को स्पष्ट और संगतिबद्ध बनाने के लिए अपेक्षित थे, ग्रहण करने के लिए किया है। लेकिन अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य का चित्र अंकित करने में प्लेटो से जो कुछ लिया है वह रिपब्लिक में चित्रित आदर्श राज्य से नहीं, बल्कि स्टेट्समैन और लाज में जो चित्रित उपादर्श राज्य है, सब आइडियल स्टेट है, उससे उसने ग्रहण किए विचार। और हम बारकर के शब्दों को उद्धृत कर सकते हैं कि यह एक विलक्षण तथा संकेतपूर्ण तथ्य है कि वह अपने सर्वोत्तम को अंकित करने में उसने प्लेटो के द्वितीय सर्वोत्तम का अनुसरण किया है। तो अरस्तु के आदर्श राज्य पे प्लेटो का जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है वह है शिक्षा पद्धति और कानून के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति, नागरिकों की भूमि के वितरण की व्यवस्था, सार्वजनिक भवन इत्यादि के विषय में उसने प्लेटो की जो मान्यताएं थी उनको अपने विचारों का आधार बनाया है। और एक आदर्श राज्य के विषय में जो उनके विचार हैं उनके आधार पे हम बारकर के शब्दों को उद्धृत जो हमने किया है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु का जो आदर्श राज्य है प्लेटो का उपादर्श राज्य है। धन्यवाद।